दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट हैं WWE कंपनी के बारे में। तो भाई करना क्या है, पूरी वीडियो को देखना। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर अपडेट्स हैं, प्लीज डोंट मिस। सबसे पहले बात करें भाई, द फर्स्ट अपडेट इज गोना बी द रेटेड आर सुपरस्टार एज, यानी कि एडम कोपलैंड के बारे में बात करें, यानी कि एज के बारे में बात करें। वी नो दैट। अब देखिए, रिसेंटली आपको पता है कि एडम कोपलैंड किस कंपनी में काम कर रहा है, एडम कोपलैंड किस कंपनी के लिए काम कर रहा है, एडम कोपलैंड किस तरह के मैचेस दे रहा है, और एडम कोपलैंड जिस तरह के इस एज में मैच दे रहा है, ये तो कंफर्म है कि भाई कोई ना कोई इंजरी होगी ही। और ऐसा ही हुआ है भाई साहब। एडम कोपलैंड एक बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, और ये इंजरी कहाँ है बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करें इंजरी क्या चीज़ है। अब देखिए, इंजरी वो चीज़ है भाई कि जो सुपरस्टार का करियर खराब कर देती है, और अगर किसी सुपरस्टार के साथ इंजरी नाम जुड़ा हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा सचेत होना पड़ता है, वॉर्न होना पड़ता है। अब बात करें द रेटेड आर सुपरस्टार एज की, तो भाई एज के साथ इंजरी का वर्ड शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है, आप सबको पता है। 2011 में एज ने रिटायरमेंट ले ली थी बिकॉज ड्यू टू नेक इंजरी। एज रसल के दौरान इंजर्ड हो गए थे, जिनकी वजह से उनको नेक इंजरी हो गई थी। और आपको पता है कि नेक इंजरी किस तरह की इंजरी है, पूरा करियर खत्म कर देती है, आपको रिटायर होना पड़ेगा रेसलिंग से। तो एज वहाँ पर रिटायर हो चुके, लेकिन एज 2020 में रिटर्न किया, फिट होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद। बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं जो नेक इंजरी के बाद अपना रिटर्न कर पाते हैं। एज लकी थे जो 2020 में उनका वापिस से आफ्टर इंजरी रिटर्न हुआ। और उसके बाद आप सब ने देखा एज को किस तरह के एज ने मैचेस दिए WWE कंपनी के अंदर। लेकिन लास्ट ईयर ही 2023 में ही एज का WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और उसके बाद चीज़ें किस तरह चली गई पता है आपको। एज ने कहाँ डेब्यू किया, कहाँ चले गए, सबको पता है। और अब बात करें एडम कोपलैंड की इंजरी की, तो देखिए ये नी इंजरी है। अब ये नी इंजरी आपको बताता हूँ, ये तो जॉइंट होते हैं जो हमारी टांग को खड़ा रखते हैं, समझ रहे हो आप। यानी हमारे घुटनों से नीचे दो बोन्स होते हैं हमारी टांगों के अंदर। अब आपको पता ही होगा एज का जो मैच था लास्ट में, जिस कंपनी के अंदर एज का मैच था वो स्टील केज मैच था, और उस स्टील केज मैच से एज ऊपर से ही कूद गए थे। सोचो, एडम कोपलैंड ने छलांग मार दी थी। अब जो छलांग है वो गलत तरीके से लग गई थी टेबल पर। आपको पता है उस समय एज जो है अपनी टांगों के बल पर ही पूरा मैट पर गिर गए थे, जिस वजह से एज को इंजरी हो चुकी है। अब ये बहुत ही खतरनाक इंजरी है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये छोटी मोटी इंजरी है और एज का, एडम कोपलैंड का रिटर्न बहुत जल्दी हो जाएगा दोबारा से कंपनी में, भाई ऐसा नहीं है। ये इंजरी बहुत ही गंदी है। अब अगर मैं बात करूं आगे क्या है, तो मेरे हिसाब से भाई मेरे को नहीं लगता कि एडम कोपलैंड दोबारा से रेसलिंग कर पाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे अभी भी डाउट हो रहा है, बिकॉज मेरे ना दिमाग में समझ नहीं आ रहा कुछ चीज़ें कि भाई एज को, एडम कोपलैंड को क्या ज़रूरत है इस समय अपने आप को प्रूव करने की। एज 52 साल का आदमी है और उसने अपने करियर में सब कुछ अचीव कर रखा है, सब कुछ। मतलब एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो एडम कोपलैंड ने, एज ने अचीव ना करी हो प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, हर चीज। लेकिन फिर भी एडम कोपलैंड यानी कि एज WWE कंपनी को छोड़कर चला गया, उसके बाद दूसरी कंपनी में गया, वहां पर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। मतलब वो रेसलिंग कर रहा है जो उसको इस एज में नहीं करनी चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर एज की फैमिली अलाउ कैसे कर रही है। बेथ फिनिक्स जो कि बहुत ही जल्दी रिटायर हो गई थी रेसलिंग से, अब जब उसका पति ये चीजें कर रहा है तो वो उसको क्यों नहीं रोकती। बिकॉज हम यार एज के फैन है भाई, हमने देखा उसको रेसलिंग करते हुए। लेकिन अब इस एज के अंदर अगर वो इस तरह के मूव करेगा तो भाई कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एज सोल्ड आउट नहीं कर पा रहा है। एडम कोपलैंड स्टील केज से कूदा, वो सोल्ड आउट ही नहीं हुआ, वो अपने पैरों के बल पर ही गिर गया। सोचो ये कितनी बड़ी एक बोझ था। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो एक रेसलर है, एक लेजेंड है, लेकिन भाई लेजेंड बन चुका है वो, उसको इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं है कंपनी में अब। और ये हरकतें करके क्या हो जाएगा, अब क्या हुआ, इंजर्ड हो गया ना वो, और शायद अब वो दोबारा रिटर्न ना कर पाए, शायद वो सही में रिटायरमेंट ले ले। और आई डोंट नो मैन, बिकॉज उस कंपनी की मैं न्यूज़ कवर करता नहीं हूँ, ना मैं उस कंपनी का नाम लेता हूँ। लेकिन फिर भी बिकॉज एडम कोपलैंड इज अ लेजेंड, एज के नाम से WWE कंपनी के अंदर हम सब उसको पसंद करते थे। दिस इज वाई मैं इस इंजरी को कवर कर रहा हूँ। बट एज ऑफ नाउ, एज अ फैन ऑफ एज,
मुझे नहीं लगता कि एज को दोबारा से रेसलिंग करनी चाहिए, बिकॉज WWE कंपनी से जाने के बाद आई थिंक वो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो एज को क्या प्रूव करना था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एज को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एज जो है क्रिश्चियन केज से मैच के लिए उस कंपनी में चला गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, ऐसी बातें नहीं है। एज एक मैच के लिए तो कोई भी नहीं जाएगा उस कंपनी में, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है इंटरनेट पर फैली हुई है कि एज क्रिश्चियन केज से मैच लड़ने के लिए WWE कंपनी को छोड़ के चला गया। दरअसल बात ऐसी थी कि एज जो है 2020 में रिटर्न कर चुका था WWE कंपनी के अंदर, और वो वहाँ पे रेगुलर लड़ना चाहता था। एज जो कि 10 सालों तक कंपनी में नहीं था, इंजर्ड था, अब वो 10 साल बाद रिटर्न किया उसने इंजरी ठीक होने के बाद, तो वो चाह रहा था कि उसको रेगुलर कम्पीट करना है। लेकिन आपको पता है कि भाई WWE कंपनी में ऐसा नहीं होता। WWE कंपनी में रेगुलर कम्पीट एक जो पुराने सुपरस्टार है उनके लिए बहुत मुश्किल है, आपको पता ही है। सो एज के साथ वही चीज़ें थी कि एज जो है रेगुलर कम्पीट करना चाह रहा था रिंग के अंदर, लेकिन WWE कंपनी अलाउ नहीं कर रही थी। तो दिस इज वाई सारी चीज़ें हुई हैं। एज का कंपनी को छोड़ना, दूसरी कंपनी में जाना, वहाँ हर हफ्ते आना, मैच लड़ना, तो जो भी चीज़ें हैं समझ रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से एज अ रेसलिंग फैन, एज अ फैन ऑफ एज, मुझे नहीं लगता कि एज को अब कोई भी चीज़ प्रूव करने की जरूरत है इस एज के अंदर, बिकॉज वो सब कुछ कर चुका है। चीफ सब जानते हैं उसको, सब जानते हैं उसको। इज अ लेजेंड, इज अ हॉल ऑफ फेमर भाई, इज अ WWE हॉल ऑफ फेमर। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए एज भाई? एडम कोपलैंड क्या चाहिए तुझे? अब तो इंजर्ड हो गया ना, अब आराम से बैठ जा बस। तो लेट्स कवर द सेकंड अपडेट गाइस। सो ये अपडेट है द अमेरिकन नाइटमेयर यानी कि WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के बारे में। देखिए, आप सबको पता है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर कोडी रोड्स ने अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल रिटेन कर लिया, लोगन पॉल को हरा दिया, दैट्स फॉर क्लियर। अब यहाँ से कोडी रोड्स की जर्नी बदल जाएगी, बिकॉज अब कोडी रोड्स को कोई नया अपोनेंट फेस करेगा। बहुत सारे नाम है, जैसे कि नाम सामने आ रहा है एजे स्टाइल्स का अगेन। जी हाँ, एजे स्टाइल्स ने कहा था स्मैकडाउन में कि मुझे दोबारा से मैच लड़ना है कोडी के साथ, बिकॉज हमारा पहला मैच बहुत अच्छा था, तो एक और मौका मुझे मिलना चाहिए। बट उस समय लोगन पॉल के साथ फिक्स हो गया था, लेकिन आई थिंक अब दोबारा से मैच होता है या नहीं मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर एजे स्टाइल्स नंबर 1 है, उसके बाद कोई अपोनेंट आता है वो बात की बात है। लेकिन अभी के हिसाब से फेवरेट जो है वो एजे स्टाइल्स ही है, बिकॉज आपको पता है स्मैकडाउन के ऊपर कोई भी ऐसा और अपोनेंट नहीं है। सोलो सिकोआ की बात करते हो, हाँ, लेकिन वो समर स्लैम में मेरे को चांसेस है, लेकिन अभी मेरे को उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। तो कोडी के लिए कौन अपोनेंट बचा? मेरे हिसाब से तो कोई बचा नहीं। हाँ, नाकामुरा हो सकता है, लेकिन नाकामुरा आई डोंट थिंक सो कि उसका उतनी ज़्यादा वैल्यू है। सो एज ऑफ नाउ एजे स्टाइल्स ही बचता है जो कोडी को दोबारा से फेस कर सकता है। देखिए, क्लैश एट द कैसल के लिए कोडी आएगा या नहीं वो मुझे अभी श्योर नहीं है, बिकॉज चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक मैच कंफर्म हो चुका है क्लैश एट द कैसल के लिए, फर्स्ट मैच है। डैमिन प्रिस्ट डिफेंड करेगा वर्ल्ड टाइटल अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। अब ये मैच जो है मेन इवेंट होगा। जी हाँ, ये मैच कंफर्म है कि मेन इवेंट होगा, बिकॉज स्कॉटलैंड के अंदर है, ड्रू के होम टाउन में, और ये मैच मेन इवेंट जाएगा। और बिकॉज यहाँ पर द बेस्ट इन एवर CM पंक का इंटरफेरेंस होगा, दिस इज वाई ये मैच मेन इवेंट करेगा इस शो को। अब अगर समझ सकते हो कि अगर ये मैच इसको मेन इवेंट करेगा तो कोडी रोड्स यानी कि शो को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। और आई डोंट थिंक सो कि कोडी रोड्स जिस तरह से कोडी का मोमेंटम है आफ्टर रोमन रेंज को हराने के बाद, तो कोडी रोड्स हर पीएलई को मेन इवेंट करेगा, समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर क्लैश एट द कैसल में कंपेयर करी जाए तो कोडी और डैमिन प्रिस्ट, चांसेस डैमिन प्रिस्ट के टाइटल के हैं कि वो मेन इवेंट करेगा, बिकॉज स्टोरी वो अच्छी ज़्यादा है। और कोडी के लिए पता है आपको, कोडी की अभी स्टोरी नहीं चल रही है, कोडी का एक सिंगल अपोनेंट सामने आ रहा है, चेंज होते रहते हैं। लेकिन डैमिन प्रिस्ट की जो है वो स्टोरी चल रही है ड्रू के साथ, और ड्रू की स्टोरी CM पंक के साथ, तो समझ सकते हैं वो एक स्टोरी लाइन है, वो अच्छा, वो फेवरेटिज्म है, उसमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर कंपेयर करें कोडी रोड्स के साथ, तो कोडी की कोई स्टोरी लाइन नहीं है। दिस इज वाई एज अ माई प्रेडिक्शन कि कोडी रोड्स यहाँ पे क्लैश एट द कैसल में टाइटल डिफेंड नहीं करेगा, मेरे को लगता है। बिकॉज अगर मेन इवेंट नहीं करा तो भाई वो कहीं ना कहीं प्रेस्टीज कोडी की और उसके टाइटल की चली जाएगी, बिकॉज आफ्टर बीटिंग रोमन रेंज यू हैव द मेन इवेंट लेवल मैन। सो बट यहाँ पर बात करें कोडी नेक्स्ट अपोनेंट इज गोना बी द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स वन मोर टाइम, दैट फॉर श्योर। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, है द वाइपर, द लेजेंड किलर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। अब देखिए, आप सबको पता है कि ऑर्टन गुंथर के साथ मैच हुआ था और कंट्रोवर्शियल तरीके से गुंथर ने ऑर्टन को हरा दिया। लेकिन रैंडी ऑर्टन जो कि अब किंग ऑफ द रिंग नहीं बन पाया, वो हार चुका है। जो चीज़ें हुई हैं, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऑर्टन इंजर्ड है, रैंडी ऑर्टन इंजर्ड है। भाई छोटी मोटी इंजरी, ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, आपको पता ही है। लेकिन ऑर्टन ठीक है।
दोस्तों बात करें ओर्टन का क्या चक्कर होने वाला है आगे। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि रेंडी ओर्टन का आज नहीं तो कल हील टर्न होगा, बिकॉज आपको पता है रेंडी ओर्टन एक हील सुपरस्टार है, वो फेस सुपरस्टार उस पर सूट ही नहीं करता। हाँ कुछ महीनों के लिए ओर्टन को फेस बना दो चल जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको उसको हील में ही रखना पड़ेगा, बिकॉज रेंडी ओर्टन इज बेस्ट पर्सोना इन हील कलेक्टर। अगर ओर्टन के पास हीलिश कैरेक्टर है तो भाई उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और आपको पता है कि किंग ऑफ द रिंग के अंदर क्या हुआ था, कोडी एंड ओर्टन के बीच में सेगमेंट हुई थी और ओर्टन यहाँ पे कोडी के टाइटल को घूर रहे थे। अब इससे बात साबित होती है कि भाई साहब ओर्टन वर्सेस कोडी आपको इसी साल देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा बिकॉज हमको ओर्टन का यहाँ पे कोडी के अगेंस्ट हील टर्न देखने को मिलने वाला है, तभी मजा आएगा ना। बिकॉज अगर ओर्टन भी फेस हुआ, कोडी तो बिगेस्ट बेबी फेस है ही, लेकिन अगर ओर्टन भी फेस हुआ तो मजा नहीं आएगा। दिस इज वाई ओर्टन का यहाँ पे मैसिव हील टर्न होगा जो कि बीट्रे करने वाला है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स पर। और आई थिंक समर स्लैम के आसपास या समर स्लैम में इनके बीच में मैच होने वाला, डेट फॉर श्योर। और ये चीजें मुझे कंफर्म लगती है। या अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बिकॉज आज NXT का शो था। मैं देखता नहीं हूँ NXT, लेकिन मैंने कुछ फोटोज देखी तो भाई शौक हो गया मैं। NXT के अंदर आज जेडन ग्रेस, आपको पता ही है TNA की सुपरस्टार है वुमेन डिवीजन की, और एक चैंपियन भी है TNA की नॉकआउट चैंपियन। तो जॉर्डन ग्रेस यहाँ पे भाई NXT में आ गई और यहाँ पे उन्होंने आई थिंक जो NXT के समय चैंपियन है रोजाना पेरिस, आई डोंट नो कौन है, उसको चैलेंज कर दिया। अब ये मैच होने वाला है TNA वर्सेस WWE, कोई बैटल ग्राउंड नाम का पेपर हुआ इनका, वहां पर PLE है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब इस समय TNA और WWE कंपनी डील हो चुकी है, बिजनेस सेट है, फॉरबिडन डोर की तरह काम कर रहे हैं। और आपको TNA के सुपरस्टार तो WWE कंपनी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में WWE कंपनी के सुपरस्टार भी TNA में जाते हुए नजर आने वाले हैं, बिकॉज डील हो चुकी है दोनों कंपनियों में। TNA और WWE दोनों साथ काम कर रही है और आपको पता है कि ये डील बहुत अच्छी है। और आई थिंक TNA के लिए भी बहुत अच्छा, बिकॉज TNA को भी बहुत सपोर्ट की जरूरत है और WWE कंपनी मैसिव सपोर्ट करेगी, ये बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट अपडेट यानी कि फाइनल अपडेट की, द मेन इवेंट इज गोना बी बो डैलस। अब देखिए आप सबको पता है बो डैलस इज द अंकल हाउडी, कंफर्म बो डैलस ही वाइट सिक्स फैक्शन बना रहा है, बो डैलस ही अंकल हाउडी है। लेकिन अभी तक बो डैलस का कोई भी रिटर्न, टीज, डेब्यू ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दो PLE बीत चुके हैं, बैकलैश एंड किंग ऑफ द रिंग, लेकिन अभी तक बैकलैश और किंग ऑफ द रिंग के बाद भी भाई वाइट सिक्स का नामो निशान नहीं है। बारकोड पे बारकोड, टीजीज पे टीजीज, भाई बोर हो चुके हैं हम। फिजिकल अपीयरेंस कब होगी, इतना तो किसी के लिए इंतजार नहीं किया, बट यहाँ पे कुछ आई डोंट नो मैसिव ही वेट करवाया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई ट्रिपल एच का गेम प्लान क्या है, लेकिन ये चीजें बोरिंग हो चुकी है। अब सही में मेरा मन भी नहीं करता बात करूं मैं इसके बारे में। पहले एक्साइटमेंट थी, अब एक्साइटमेंट का लेवल खत्म हो चुका है। बट अगर मैं बात करूं आगे की, अब फ्यूचर क्या होने वाला है, देखिए बो डैलस की कुछ पिक्चर सामने आई है, लेकिन ये फैमिली के साथ, उनकी बिटिया के साथ, उनकी डॉटर के साथ, जो कि अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। और दोनों के बीच में आप देख सकते हैं फोटो तो काफी अच्छी है, लेकिन इस समय इससे साफ क्लियर हो चुका कि बो डैलस का अभी कोई प्लान नहीं है। जी अब मेरे को क्या लगता है, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई समर स्लैम भी इवेंट हो सकता है जहां पर आपको वाइट सिक्स का डेब्यू देखने को मिले। बिकॉज आपको पता है कि समर स्लैम के बाद चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई मैसिव चीज़ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैसिव चीज़ कहीं ना कहीं समर स्लैम के बाद ही बनती है, बिकॉज सेकेंड क्वार्टर शुरू हो जाता है और सेकेंड क्वार्टर में बहुत कुछ चाहिए। वैसे तो रोमन भी आ जाएगा, लेकिन अगर बो डैलस की वाइट सिक्स फैक्शन भी आती है समर स्लैम के बाद या समर स्लैम में, तो सेकंड क्वार्टर बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो WWE कंपनी के लिए प्रॉफिट है, बिकॉज अगर वो बो डैलस क्या रही वाइट सिक्स का भी और लंबा टीज करवाती है, वेट करवाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिकॉज आपको सोचिए ना, क्लैश एट द कैसल इंटरनेशनल PLE है, मनी इन द बैंक इंटरनेशनल PLE है, समर स्लैम इज द मेन इवेंट। यहाँ समर स्लैम होने वाले US के अंदर, और USA के अंदर कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है USA की ऑडियंस पूरे वर्ल्ड से अलग है, वो ज्यादा रिएक्शन तो देती नहीं है, उनको कोई बड़ी चीजें देखने की आदत है, समझ सकते हो आप। सो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यही है कि भाई साहब इस साल समर स्लैम में उम्मीदें काफी ज्यादा है। बो डैलस की वाइट सिक्स फैक्शन का डेब्यू होगा और कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज अगर अपनी प्रेडिक्शन बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज सब पे पानी फिर जाता है। एंड आई डोंट स्प्लैट ऑन द वाटर राइट नाउ। भाई मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं और भी चीज़ें कुछ बताऊँ और वो चीज़ें हो ना, बिकॉज अभी के हिसाब से दोस्तों WWE कंपनी में बहुत कम अपडेट्स हैं, बहुत कम अपडेट्स हैं, और जो अपडेट्स हैं वो उतने अच्छे लेवल की नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, बिकॉज आप उससे बोर हो जाओगे। तो कुछ गिनी चुनी अपडेट हैं वो मैं आपके लिए हर रोज ले आता हूँ। तो भाई बस
करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपके भाई यानी कि हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करना है। फ्री की सब्सक्रिप्शन है, कोई पैसा नहीं देना मेरे भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद है तो, और चैनल पे जुड़े रहो, शेयर करो दोस्तों के साथ। आपसे मिलूंगा कल, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।